अस्सलाम वालेकुम वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग कह रहे होंगे। आज हम साथ करें मैंने इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल आंसर पर द बेल आइकन तो स्टार्ट करते हैं। तुमने देखा तैमूर वो इस दुनिया को देखे बगैर चला गया। उसने एक नज़र भी किसी को देखना गवारा नहीं किया। वो यूं ही रूठ कर चला गया। वो जानता था यहाँ कोई उसका मुंतजर नहीं है, यहाँ किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तैमूर, मैंने उसका इंतज़ार किया था। मुझे उसकी ज़रूरत थी। उसकी उसे रोने के लिए वही गंदा मिला था। संभालो खुद को अरीज। फरीना को देखो, उसने कितनी जल्दी खुद को संभाल लिया। मैंने उसका नाम ही गलत रखा था, अदन। जन्नत का फूल, वो जन्नत का फूल था। इस घटिया सी दुनिया में क्या करने आता। चलो अरीज, डॉक्टर ताबिंदा के यहाँ चलते हैं। तैमूर ने उसे बहलाना चाहा। नहीं तैमूर, फिर कभी चलेंगे। वो खड़ी हो गई। अरीज, तैमूर ने उसका हाथ पकड़कर रोका। आओ कहीं दूर चलते हैं। मैं बहुत दूर, जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई न होगा। उससे पहली बार कोई फरमाइश की थी। कहाँ? ज़मीन के आखिरी किनारे तक, या सूरज के से अपना दुख बांटने। हम जहाँ भी गए तैमूर तनहा नहीं होंगे। अगर सूरज ने भी हमारा दुख न बांटा तो कहाँ जाएंगे? तैमूर ने उसे खींचकर वापस बिठाया और झंझला कर पूछने लगा, किस किस्म की बातें करती रहती हो तुम? ये सब फारिग दिमाग के करिश्मे हैं, बेमकसद जीने के नुकसानात। अरे नुकसानात। अरीज उस्मान, कल तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। मैं तुम्हारे लिए कोई चक्का निकालूंगा। अगर तुम ज़्यादा अरसे यूं ही फारिग रहोगे तो बिल्कुल पागल हो जाओगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सपाट लहजे में गोया हुई। अरीज, चलो किसी साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। तैमूर ने बेहद मोहब्बत भरे लहजे में कहा था, मगर वो भड़क उठी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं पागल हो गई हूँ? साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत सिर्फ पागलों को नहीं होती अरीज। पास औकात हमारे अंदर बन जाने वाली कोई छोटी सी गिरह हमारे लिए नफसियाती प्रॉब्लम बन जाती है कभी कभी तो। फॉर गॉड सेक तमूर, मुझे मत दो ये लेक्चर। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने चिढ़ कर बात कता के। अरीज, मुझे क्या समझती हो तुम? तो तमूर ने लब खींच कर सवाल किया। अचानक उसे लगा वो उस लड़की के पीछे ख्वाह ख्वार हो रहा है। मुझे जाना है। वो बैग उठाकर खड़ी हो गई। मेरे सवाल का जवाब दो अरीज। अरीज ने उसे देखे और बिना जवाब दिए चली गई। तैमूर लब फैंसे उसे देखता रहा। मैंने उसे दूसरी बार एक फ्लावर शॉप पर देखा। शीशे के इस पार बेतहाशा फूलों की ताजगी और खुशबू के दरमियान खड़ी वो एक खूबसूरत तितली लग रही थी। मुझे लगा वो रास्ता भूल कर यहाँ आ गई। फिर उस खुशबू ने कमर डालकर मुझे शॉप के अंदर धकेल दिया। वो अपने काम में मसरूफ़ थी और मैं उसे मसहूर सा देखते हुए सोच रहा था, इससे पूछूं, अच्छी लड़की, तुम्हें वो खालिस लम्हा मिला या नहीं? तभी उसने ज़रा फारिग होकर मुझसे पूछा था, आपको कौन से फूल चाहिए? मैं नज़रों का जाविया बदलकर खूबसूरत शौक और रंग फूलों को देखने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मेरी निगाह का भैंसी भटक कर उसने घनी पलकों पर खेमा जन हुआ। आपको किसके लिए फूल लेना है? वो मतानत से पूछ रही थी। रास्ता भूल कर आई एक अनमोल तितली के लिए फूल, जिसका घर और खुशबू जिसका पैराहन है। एक हल्का एक हल्का सा तबस्सुम नीली झील पर नरम फुआर की तरह बरसा। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो लड़की जिससे मैं इससे आप मोहब्बत करते हैं, किसी की आदत के लिए। मैंने बात बताई। वो बेसख्त हंस थी। गुलाबी नरम होंठ के किनारे छुआतल अपने छुप दिखाने लगा। मेरा दिल चाहा मैंने ज़रा सा झुकूं और किसी की आदत के लिए फूल ले जाने वालों, इतना कि नहीं सोचते। तभी एक शख्स तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ, एक बुके लिए और चला गया। ये आदत के लिए आया था, उसने गोया जताया तो मैं हंस दिया। जो मैं कहना चाहता हूँ उसका इजहार करने से फूलों की ज़ुबान भी कासिर है। उसने पलटकर अधखुले गुलाबों का गुलदस्ता उठाया। कहते हैं फूल खास तौर पर सुर्ख गुलाब मोहब्बत की ज़ुबान समझते और समझाते हैं। मुझे यकीन है वो मुझे समझ जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है? ये हकीकत तो निगाहों से आया होती है। मैंने एक अध खुला लंबी डंडी वाला गुलाब लिया। पे मिनट के बाहर निकल गया। बहुत देर तक वहीं खड़े रहने के बाद मैंने मुड़कर खालिस लम्हे जैसी अनमोल लड़की को देखा और वह लंबी डंडी वाली गुलाबी शीशे के दरवाजे के पास रुक कर चला गया। ये मेरा अनमोल सा बन गया था। मेरा मामूल सा बन गया था। न जाने वो फूल उसे मिलता था या हवा का रिस्क बन जाता था। लेकिन मेरा दिल चाहता वो कभी तो पूछे, तुम्हें ये फूल यहीं छोड़ जाना है तो खरीदते क्यों हो? मगर वो खामोशी से एक अध खुला गुलाब मेरी सिमत बढ़ाती, मगर ये खामोशी बेहद मतबसम होती और ये तबस्सुम उसकी निगों आंखों में बात बानी कश्ती की तरह डोलता रहता। क्या तुम अभी तक उसे अपनी बात नहीं समझा पाए? एक बादलों भरी उदास सी शाम में उसने अचानक पूछा था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। आखिर तुम उससे क्या कहना चाहते हो? मैंने सर उठाकर उसे देखा। अच्छी लड़की, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत से खालिस लम्हे हैं। वो शिद्दत से रह गई। मैं अपना फूल उसके हाथ में भूल कर बाहर निकल गया। अगले दिन मैंने उसके खत में वो शाम पोस्ट कर दी थी। जब मैंने सिर्फ उसे सोचा था, न जाने वो ख़त उसे मिला। वो शाम पोस्ट ऑफिस की किसी टेबल पर गिरी रह गई।
मगर वो फिर कभी वहाँ नज़र नहीं आई। मैंने उस कदर फ्लावर शॉप को अपने अंदर वहीं हम संभाल कर रख लिया जहाँ उस पहली बारिश को संभाल रखा था। वही फ्रांसीसी दरीचा, वही सब्ज बेल सफ़ेद फूलों से लदी हुई। हवा ने हल्की सी शरारत की और सारे फूल दीवाने वार उस पर बरसने लगे, मगर वो मबहूत सी खड़ी हुई थी। दरीचे के इस पार से आते वायलन की आवाज़ सर और उससे अपनी तरफ बुला रही थी। उसने गर्दन मोड़कर मार्बल की सफ़ेद सीढ़ियों को देखा। उसे लगा यह सीढ़ियाँ उसे दरीचे तक ले जाएंगी। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसकी निगाहें खुले दरीचे की तरफ नीम तरीक को खोज रही थी। अचानक उसे लगा उसके कदमों तले से सीढ़ियाँ खिसक गई हैं। उसने घबराकर नीचे देखा तो लड़खड़ा गई। उससे कबल के गिर जाती। किसी ने उसके बाजू को समेट कर संभाल लिया। संभल कर, वो वही मध्यम सी सरगोशी। उससे कबल के वो पलट कर देखती, आंख खुल गई। कुछ लम्हा घूरती रही, फिर गर्दन घुमाकर चीखते चिल्लाते फ़ोन को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ रुबाब थी। फ़ौरन बिस्तर से निकलो और क्लब पहुँचो राबी, मैं तो नो एक्सक्यूज़, तो बस तो हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। चारों ना चार उसे उठना पड़ा। तैयार होकर बाहर निकली तो मम्मी नहीं थी। आमिर और फारीना एक दूसरे से उलझ रहे थे। उसने जाते जाते सुना फारीना चीख रही थी, अगर उन्हें बच्चा चाहिए तो मैं क्या करूं? ये मम्मी की ख्वाहिश है फारी, तो उन्हें कहो खुद ट्राई करें, मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। शट अप फारी, तुम हद से बढ़ रही हो। यू शट अप। मैं कोई वो खामोशी आगे बढ़ गई। मम्मी मैं कमाल करती है, मम्मी भी कमाल करती है। अभी वक्त ही कितना गुजरा है। उसे गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोचा था कितने बेकैफ से दिन हफ्तों और महीनों में ढलकर गुजर गए थे। तैमूर को अपनी फैक्ट्री के लिए जापान से मशीनरी मंगवाना था। डीलिंग के लिए वो खुद गया था और जाने से पहले उससे मिलने आया था, मगर कुछ खफा सा लगता था। कितने अरसे के बाद वो क्लब आई थी। सबने उसे हाथों हाथ लिया। रुबाब के साथ वाद की मौजूदगी सरप्राइजिंग थी। तुम अमेरिका से कब आए? उसे एहसास हुआ वो उन सब से कितनी बार बेखबर रहने लगी। अभी चंद दिन हुए, लेकिन तुम कहाँ रहती हो? रुबाब बता रही थी। वो बस मुस्कुरा दी। ऑर्केस्ट्रा ने खूबसूरत सी धुन बजाई तो वो दोनों हाथों में हाथ डाले डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वो कदरे हटकर सोफे पर जा बैठी। किसी ने उसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास थमा दिया। तब ही जमशेद उसके पास आ बैठा। हाय अरीज। हाय जिम। उसने खुशदिली से मुस्कुराने की कोशिश की। यू आर लुकिंग सो प्रिटी। जमशेद ने सर तपाया। उसका जायजा लिया। थैंक्स। उसने खाली ग्लास एक तरफ रखकर फॉर्मल से लहजे में कहा था, तुम्हें रुबाब के साथ फवाद को देखकर जेलसी फील नहीं हुई? अरीज गर्दन घुमाकर एक दूसरे में गुम इन उन दोनों को देखा। सोच कर होती थी, देख कर नहीं होती। वो आइस्की से हंसा। अच्छा। अरीज खिलखिला कर हंसती और उससे के यूं खिलखिला उठने पर तम्बा खुद सा होकर उसे देखने लगा। तैमूर यूं ही तो तुम्हारे पीछे पागल नहीं है। वॉट डू यू मीन? वो एक समदम संजीदा हो गई। तब जमशेद ने आहिस्ते से उसका गाल छू कर कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम। यूँ लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। वह एक पल को साकत हुई और दूसरे पल उसका हाथ झटक फ्लोर से नीचे उतर गई। जब मैंने उससे पुकारा, मगर वो भागते हुए बैरूनी दरवाजे क्रॉस कर गई। तो जमशेद से एकदम शदीद कराहत एहसास हुआ था। उससे शदीद रोना आ रहा था और गाड़ी में बैठकर खूब रोई भी थी। ये कैसी मोहब्बत थी जो कभी लीना से हो जाती थी, कभी रुबाब से, तो कभी अरीज से। या नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और। सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। किसी के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब वक्त गुजारी की मुश्किलें हैं, खुद गर्जी के रिश्ते, झूठ फरेब धोखा सिले में कैसी किसी पर एतबार करूं? कैसे? वो स्टेयरिंग पर हाथ मार मार कर रोती रही। मुलाजमा उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। वो किताब बंद करके कमरे से बाहर आई। आजकल उसका यही मशगला था। लाइब्रेरी से किताबें ले आती और सारी दिन रात बढ़ती इंसानों से चढ़कर उसने किताबों में पनाह ढूंढी थी। लाशौरी तौर पर उसके कदम डाइनिंग रूम के बाहर ही रुक गए। शायद अपना नाम सुना था। एक पल को ताज्जुब भी हुआ। अचानक इतने अरसे के बाद डिनर पर वो तीनों मौजूद थे। जो कुछ आप उसके लिए कर चुकी हैं वो बहुत है। मजीद में आमिर के हक तलफी करने नहीं दूंगा आपको। फरीना का लहजा तल्ख सा था। ये मेरा और आमिर का मामला है फरीना, तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं है। मम्मी का लहजा रुखाई लिए हुआ था। ये सिर्फ आपका और आमिर का मामला नहीं है। और मैं क्यों ना बोलूँ? आखिर मैं भी इस घर की एक फ़र्द हूँ। आमिर खामोश करवाओ अपनी बहन को। मम्मी फारी कुछ गलत तो नहीं कह रही? आमिर के जवाब ने एक पल को मम्मी को खामोश करवा दिया। तो महज एक कोठी और थोड़े से बैंक बैलेंस के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो आमिर, जबकि सब कुछ तो तुम्हारे पास है। बात असूल की है मम्मी। असूल मेरे अपने असूल हैं आमिर। अगर वो इस घर में रहती है तो उसे इसका हक मिल रहा कर रहेगा। मम्मा का लहजा सख्त और बेलचक था। इतना तो वो समझ गई थी कि बात उसके मुतल्लिक हो रही है, मगर गुफ्तगू से वो कुछ भी अगस्त नहीं कर पाई। अगर मम्मी जायदाद में से कुछ हिस्सा उसे देना चाहती थी तो उसका हक था। आमिर या फरीना उस तरह भड़क उठने की कोई तौजीह उसकी समझ में ना आती थी। मम्मी बेहतर है उसकी शादी कर दें, आमिर ने कहा था। ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, वो मेरी बेटी है और मैं जानती हूँ कि मुझे उसके लिए क्या करना है।
शी इज़ नॉट योर अडायर शी इज़ नॉट योर डॉटर मम्मी, वो आपकी बेटी नहीं है, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपकी अपनी सगी औलाद के मुकाबले में आप एक ले पालक को तरजीह क्यों दे रही हैं। शट अप फरीमा। फरीना, मम्मी चीख उठी थी और बाहर खड़ी अरीज गोया वो पूरे कद के साथ ज़मीन पर आ गिरी। बेयकीनी से बेयकीनी वो गोया अर्श से फर्श पर आ पड़ी थी। ज़िंदगी के इतने बरस वो जिस नाम को अपने नाम के साथ अपनी शनाख्त की तकमील के लिए इस्तेमाल करती रही, वो उसका नहीं था। वो क्या थी? मासर सलाहुद्दीन की बेटी। शादी के 7 बरस गुजरने के बाद औलाद ने होती तो मिसेस फरजाना उस्मान ने उसे गोद लिया था और उसे शहजादियों की तरह परवान चढ़ाया। सेठ उस्मान लड़का गोद लेना नहीं चाहता था। एक लापारिक उनकी पूरी जायदाद का वारिस न हो या ये उन्हें गुवारा नहीं था, सो उन्होंने अरीज को गोद ले लिया, महज अपनी चहेती बीवी फरजाना की जिद पर, जो उस बच्ची को गोद की गर्मी तो ना दे सकी, मगर उस बच्ची ने उनके घर का सोनापन ज़रूर बांट लिया था। मगर ये किसी के लिए, हत्ता के अरीज के लिए भी अचंभे की बात थी कि भैया उस पर तवज्जो क्यों नहीं देते, या मम्मी उसे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती कि उसने अपने गर्द मौजूद हर बच्चे को गौर्स की निगरानी में ही परवान चढ़ते देखा था। उसे कभी नहीं लगा कि वो उसकी मम्मी नहीं है। उन्होंने उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया था, और जब खुदा ने खुद ही उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा, तब भी उन्होंने अरीज को कोई कमी न आने दी। बस उसका अपना मिजाज ही कुछ और था। वो हर किसी से दूर हो गई थी, हर चीज़ से बेजार उसने सबसे मिलना छोड़ के रखा था। और ये बात तो तय थी कि वो जब भी परेशान होती, वो ख्वाब मुसलसल मतवातर उसकी बेचैन नींद में दस्तक देता था। मगर अब उसे तसलसल पर गुस्सा आने लगा था। उस फारंसीसी तर्ज के दरीचे पर, उस पर छुकी सफ़ेद फूलों से लदी बैल पर, वायलन की धुन पर, उसे संभाल लेने वाले शख्स पर। 3 दिन के बाद मम्मी ने उसे देखा तो ठिठक सी गई। वह खुद उनके कमरे में आई थी। अरीज, क्या हुआ? इतना सर्द चेहरा। वह हैरान सी हो गई। मम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। यहाँ आओ मेरे पास। पहले बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्या है? बीमार हो? पिछले 2 दिन वो इतने मसरूफ रही थी कि घर में झांकने का वक्त ही नहीं मिला था। वो उनके करीब आई और घुटनों के बल के करीब उनके करीब बैठ गई। मम्मी की गोद में कुछ फाइलें धरी थी। उन्होंने यूं ही आंखें झुक कर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अरीज, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मम्मी, मुझे क्या हुआ है? उसकी मुस्कुराहट फीकी सी थी। मम्मी ने हाथ बटा लिया और गोद में पड़ी फाइल उसके सामने की। अरीज, मैंने डिफेंस वाली कोठी को और इस्लामाबाद वाला बंगला तुम्हारे नाम किया है। बैंक में तुम्हारे नाम का अकाउंट है जिसमें। मम्मी, उसके बॉल उठने पर वो खामोश होकर उसे देखने लगी। मम्मी, मैं किसकी बेटी हूँ? उसने अपना हाथ उनके हाथ पर रखकर अचानक से पूछा। मम्मी शिद्दत से रह गई। मम्मी, मुझे बताया उन्होंने मुझे आपको क्यों दे दिया? अरीश, तुम मेरी बेटी हो। मम्मी की आवाज़ मदम सी थी। मम्मी, वो मसमल सी मुस्कुराई। फैक्ट इज़ फैक्ट। तो मुझे बताएं मास्टर सलाहुद्दीन कौन है, कहाँ है प्लीज़? मम्मी वो लचाहट से कह रही थी। मम्मी ने एक तवील सांस लेकर आंखें बंद की। उन्हें लगा अब अरीज से छुपाना नामुमकिन है। वो धड़कते दिल के साथ मुंतजिर थी। मेरा ताल्लुक एक मतवसत घराने से है। इत्तफाकन शादी सेठ उस्मान से हो गई। मास्टर सलाहुद्दीन मेरे दूर परे के कज़न थे। वो घर से निकली तो काली काली बदलियाँ पश्चिम से उठी थी, और अब छाछों छाछ बरसता मीना उसके रास्ते में हाल था। बच्चे उसकी गाड़ी के गिर्द बारिश में ठिठकियाँ करते फिर रहे थे। कुछ देर दूर आम वाला रेडी पर पीले सब्ज आम सजाए धोती और बनियान में मलबूस बारिश में भीगता हुआ ऊंची आवाज में गा रहा था। भागा माला आम, मौला आम, आम आम खाओ आम। सामने वालों की बैठक का दरवाज़ा खुला था और एक नौजवान सोफे पर टांगे बिछाए खामोशी से बरसते सावन का लुत्फ ले रहा था। उसकी डेक पर फुल आवाज़ में गाने चल रहे थे। तभी एक नौजवान हाफ जीन्स और टी शर्ट में गाता हुआ गुजरा। सावन बरसे तरसे दिल। अरीज ने हार्न के बजाकर अपनी तरफ से मतवजा किया, तो जहाँ वो ठिठक कर रुका, वहीं बैठक में वाले लड़के ने गर्दन मोड़ कर उसकी तरफ देखा। आम वाला भी गाना भूल कर उसकी तरफ मतवजा हो। मास्टर साहब का घर कौन सा है? मास्टर साहब, नौजवान ने कतरे ताज्जुब से गाड़ी में बैठी लड़की का हुलिया मुलाहिजा किया, फिर संभल कर बोला, गली में नीम वाला घर उनका ही है। थैंक यू। अरीस ने गर्दन घुमाकर गली में देखा। पुख्ता गली कुशादा थी। वो गाड़ी अंदर से ले गई। नीम के दरख्त के नीचे लोहे की कुर्सी भीग रही थी। वो गाड़ी से निकलकर भागते हुए नीम के दरख्त के नीचे आ गई। सब पत्तों को छूकर शाखों में से बरसते पानी की बूंदें उसे भुगोने लगी। उसने लब काटते हथेलियाँ मसलते हुए पलट कर नीले दरवाजे को देखा। उसका दिल रुक रुक कर धड़कने लगा। बंद दरवाजे के पीछे उसके लिए न जाने क्या था। वो अपनी कैफियत को कोई नाम ना दे पाई। अजीब सा डर और खौफ, अजीब सी झिझक। अगर उन्होंने मुझे तस्लीम ही ना किया, उसे लगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो बस वापस ना जा पाएगी, उसका वजूद यहीं बिखर जाएगा। उसकी हथेली ने बहुत डरते डरते दस्तक दी। दूसरी तरफ पुख्ता सहन पर गिरती बारिश की आवाज़ की
के सिवा कुछ भी न था। उसने बेताब होकर दरवाज़ा धड़ाया और दूसरी तरफ कदमों की चाल उभरी। किसी बच्चे ने बेउजलत दरवाज़ा खोला। अंदर आ जाएँ, वो उसी उजरत में कहकर भाग जाने को मुड़ा, फिर एकदम ठिठक कर रुक गया। सर तपा उसका जायज़ा लिया। मास्टर साहब हैं? नहीं, अंदर जाएँ। उसे तहज़ीब से जवाब दिया। वो अंदर चली आई। पुख्ता खुले से सेहन में एक तरफ जामुन का बड़ा दरख्त फैला था। उसके सब्ज़ पत्ते हवा की ताल पर माहौल रक्स थे। टप टप पकी हुई जान से नीचे गिर रही थी। दरख्त के नीचे बड़ा सा परिंदों का पिंजरा था, जिसमें कई रंग के नन्हे से मुन्ने ऑस्ट्रेलियन तोते पर फैले इधर से उधर उड़ते माहौल की खूबसूरती और रंगीनी में इजाफा कर रहे थे। चाइनीज़ डो माहौल रक्स थी। बरामदों का सुर्ख फर्श भीग कर कुछ और सुर्ख हो गया था। सतून के साथ लपटी सब्ज बेल्स आतिशी गुलाबी फूल टूट टूट कर बारिश के पानी में रंग खोल रहे थे। दाएं तरफ से ऊपर जाती हुई हर सीढ़ी पर छोटे छोटे गमले धरे हुए थे, जिसमें किस्म किस्म के पौधे माहौल को तरोताज़ा कर रहे थे। फिजा में बारिश की खुशबू के साथ पकवान तलने की खुशबू फैली थी। वो बच्चे सामने वाले कमरे में गायब हो गया था। अरीस ने कदम उठाए, तब भी निगाहें दाएं तरफ कदरे उलट थलग बने कमरे की तरफ उठ गई, जहाँ गाँव तकिए से टेक लगाए बारिश के बुजुर्ग सूरत शख्स महूद मुतालिया था। उसकी पूरी तवज्जो हाथ में पकड़ी किताब पर मबजूल थी। अरीज का दिल धड़क धड़क कर बेताब बेकल हो रहा था। क्या यही है? उसके कदम बेताब आना उनकी तरफ उठ के दरवाजे से रोशनी आना मालूम हुई तो मास्टर साहब ने चौंक कर सर उठाया। जीन्स और शर्ट में मलबूस अजनबी लड़की को देखकर वो चौंक कर सीधे हुए। किससे मिला है बेटी? उनके जहन में पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई इनकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो होगी, लैन की यूनिवर्सिटी फ़ेलो होगी, मगर वो अभी यूनिवर्सिटी से लौटी ही नहीं थी। वो अपनी भीगी निगाहों से उन्हें देखती रही। मास्टर साहब की उलझन सी होने लगी। क्या बात है बेटी? आप मास्टर सलाहुद्दीन हैं? उसने अटक अटक कर पूछा। उसकी निगाहें तरस तरस कर उनकी झुर्रियों सदा चेहरे को तवाफ कर रही। मास्टर साहब बुरी तरह चौंके। कह दें आप ही हैं? उन्हें लगा उन्होंने अगर इनकार किया तो वह लड़की मर जाएगी। उन्होंने इस बात में सारे लाया। रीच 2 कदम आगे बढ़ी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, मगर वो जब्त का बंधन खो बैठी। घुटनों के बल बैठकर उनका झुर्रियों का जदा हाथ थाम कर उस पर अपनी पेशानी टिकाकर फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ? आपने ऐसा क्या क्यों किया आपने ऐसा बाबा? क्यों किया? मेरा वजूद इतना बुरा बोझ था कि आपके लिए कितनी आसानी से आपने मुझे दूसरे की झोली में डाल दिया। कहते हैं बेटी रहमत होती है। आपने क्यों उस रहमत को ठुकराया बाबा? और फिर मुड़कर कभी खबर भी न ली, ये भी ना देखा कि वो बच्ची किस हाल में होगी। कौन हो तुम? वो गड़बड़ा से गई। मैं, उसने भीगा हुआ चेहरा उठाया ऊपर, मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। वो बेटी जिस बेगम उस्मान की छोरी में डालकर आप भूल गए हैं। मास्टर साहब शदद रह के, तुम आप मुझे अब भी ना मिलते तो मैं मर जाती बाबा। आप नहीं होते, पता नहीं आपको नहीं पता मैंने किसे कैसे ज़िंदगी गुजारी। मैं उनके सबके दरमियान अजनबी थी। मैं उनमें से नहीं थी बाबा। बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी और उसका अकब में खड़ी खुशबख्त दम बखुद खड़ी थी। उन्हीं नौमी ने अभी नौमी ने आकर बताया कि कोई पैंट वाली लड़की बाबा से मिलने आई है। वो कढ़ाई चढ़ाते हुए बैठी थी, कुछ हैरान से होकर सब छोड़ छाड़ कर आई थी और अब दम खुद खड़ी थी। बाबा चुप क्यों है? बोलिए ना, क्या अब भी अपनी बेटी को गले से नहीं लगाएंगे? मैं भी बहुत तरसी हुई बाबा। वो लोग बहुत अच्छे थे, मगर मेरे नहीं थे बाबा। बाबा के साकत वजूद में जंबिश हुई। उन्होंने छिक कर उसके सर पर बोसा दिया तो जैसे उसकी सिसकियां थम सी गईं। बाबा ने सर उठाकर साकत खड़े खुशबख्त को देखा। खुशबख्त बेटा, बहन को लेकर जाओ, रतन लैन को कोई सूट निकाल कर दो, उसके कमरे गीले हैं, बीमार हो जाएगी जी। उन्होंने बेखुद चौंक कर बाबा को देखा। उन्होंने संजीदगी से इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो गुड़िया, मेरा नाम अरीज है, उसने उठते हुए बताया। फिर सवाल नज़र से बाबा को देखा। आप ही है तुम्हारी खुशबख्त? अरीज ने बेख्तियार पलटकर उनकी तरफ बढ़ी, फिर झिझक कर रुक गई। मैं बहुत तरसी हूँ इन रिश्तों को। आप ही? खुशबख्त ने मुस्कुराकर उसे गले से लगाया, फिर साथ लेकर एक कमरे में चली गई। कमरे में डबल बेड, राइटिंग टेबल और ड्रॉर अब भी थी। राइटिंग टेबल पर किताबों के साथ छोटा टैब रिकॉर्डर और बहुत सी कैसेट्स पड़ी थी। ये एनी और नूर का कमरा है। एनी और नूर, उसने सवाल नज़र से उन्हें देखा। तुम्हारी बहनें? एनी तो तुम्हारी हम उम्र ही होगी। नूर, अलबत्ता छोटी है। हम उम्र का क्या मतलब? या तो वो मुझसे छोटी होगी या बड़ी। अरीस ने चौंक कर पूछा। एक आध साल की छोटाई बड़ाई क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए वार्डरोब खोली। एनी इंग्लिश में मास्टर्स कर रही है। नूर मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद फारिग है। कहाँ हैं दोनों? उससे मजीद बेताबी ने खेले। इतने सारे लोग उसके अपने थे और उसके एक उम्र तन्हाई का जहर पिया था। एनी इस यूनिवर्सिटी में होगी। बारिश की वजह से लेट हो गई। अरगमान अभी तक नहीं आया, शायद एनी को लेने चला गया। नूर सुबह मामू के यहाँ गई है, कल आएगी। अरगमान, वो सब कुछ ही जान लेना चाहती थी। हमारा इकलौता भाई, खुशबख्त ने रवानी में बताया, फिर ठिठक कर बोली। तुम्हारा भाई? ये एनी के कपड़े हैं, तुम्हारे पूरे होंगे
कोई निकालो। उन्होंने उसकी चॉइस पर छोड़ा, मगर वो फ़ौरन बोल उठी, कोई सा भी निकाल दें आप ही। खुशबख्त ने लाइट पिंक मैरून एम्ब्रॉयडरी वाला कॉटन का सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी नोमी भागता हुआ आया। अम्मी, आपको बाबा बुला रहे हैं। उसे चौंक कर खुशबख्त को देखा। ये मेरा बेटा है नोमी, आपकी शादी हो गई है। उसे बेहद हैरत से नाजुक और कामनी सी खुशबख्त को देखा। जाहिर है इसलिए तो ये मेरा बेटा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम कपड़े बदलो, मैं पापा की बात सुनकर आती हूँ। उनके जाने के बाद वो कुछ लम्हे सूट हाथ में लिए यूं ही खड़ी रही। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उन्हें नहीं ढूंढूंगी, मगर मैं रह ना सकी। वो जहरीला बड़बड़ाई। कपड़े बदल कर बाहर आई तो बारिश हल्की हो गई थी। नौमी पिंजरे के पास खड़ा तूतू से उनकी जुबान में बातें करते हुए भाग भाग कर जामनी इकट्ठी कर रहा था। उसे सजा सजाया नीम तारीख बेडरूम की सर्द तन्हाई याद आ गई तो वह सतून के पास रुककर नोमी को देखने लगी। बारिश में पूरे का पूरा भीगा, खुश और मगन वह यहाँ होती तो उसका बचपन भी इतना ही खूबसूरत और बेफिक्र होता। उसे अपने बारिश में भीगने की हसरत याद आई और माली की बीवी के पास उसके बच्चों में घुसकर पकौड़े खाना। मुस्कुरा दी। तब ही पकौड़ों की खुशबू ने उसकी रहनुमाई की तो वह साइड पर बने किचन की तरफ बढ़ी। छोटा सा साफ सुथरा किचन था। कुछ वक्त आप ही पकौड़े कढ़ाई से निकालना भूल गई थी। आप ही अरीस ने पुकारा तो चौंक गई। पकौड़े सारे जल गए। ओह, वो कुछ खफीफ सी होकर पकौड़े निकालने लगी। क्या सोच रही थी? अरीज उनके पास बैठी। कुछ खास नहीं। आपको मेरा यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? एक हल्का सा खौफ था। पगली, बुरा क्यों लगेगा? लो पकोड़े खाओ। उन्होंने पहले निकाले गए पकोड़े उसके सामने रखे। बाबा, वो जोहर की नमाज़ पढ़ने गए, खुशबख्त ने बताया तो वो खामोश होकर न जाने क्या सोचने लगी। खुशबख्त ने चूल्हा बंद किया और फ्रिज से नहीं वही से दही निकाल कर रायते के लिए फेंटने लगी। आपको पता है था कि आपकी कोई और भी बहन है? उसने अचानक सवाल किया। खुशबख्त का हाथ एक पल को थम गया। हाँ, अर्गमान, एनी और नूर को। उसने एक गिला सवाल किया। खुशबख्त ने एक नज़र उसकी खूबसूरत चेहरे पर डाली। बेतहाशा रोने से उसकी आंखें सुर्ख सी हो रही थी। नहीं, आप भी बातें तो होती रहेंगी अरीज। खुशबख्त ने खुरमी से उसकी बात कथा की। अभी वो लोग आते होंगे, चलो बरामदे में मेज़ भी लगा दें, वहीं बैठकर खाएंगे, मज़ा आएगा। तभी नौमी भागता हुआ आया। उसके हाथ में जामुनों से भरी प्लेट थी। अम्मी देखें, मैंने कितनी सारी जामुनें इकट्ठी कर ली। अच्छा, इन्हें ढोकर टेबल पर रखो, मामू और खाला आते ही होंगे। खुशबख्त ने कहा तो वह सिंक की तरफ बढ़ गया। प्लेट एक तरफ रखी, किन अखियों से रीछ को देखते हुए माँ के कंधे पर झुका। अम्मी, ये कौन है? ये भी तुम्हारी खाला है, खुशबख्त ने बताया तो अरीज से मुस्कुरा कर उसकी समझ देखा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो नौमी? क्लास 3। यहाँ मेरे पास आओ, अरीज ने पुकारा तो वो झिझकता हुआ उसके पास गया। अरीज ने उससे छोटी छोटी बातें करने लगी। ज़हीन और होशियार बच्चा था। खुशबख्त ने पकौड़े, जामनी और रायता और इमली की चटनी बरामदे में टेबल पर रख दी। अभी वो लोग बैठे ही थे कि रुकमान और एनी आ गए। बारिश रुक गई थी। वो मारा मुझे पहले ही पता था। रुकमान ने नारा लगाया। उफ, आज तो भूख भी जोरों की लगी है, एनी ने कहा और आगे बढ़ती हुई अगमान मोटरसाइकिल खड़ी करने लगा। एनी सभी सूरत देखकर ठिठक गई, मगर कुछ दिली से सलाम किया और सवार नज़र से खुशबख्त को देखा। ये अरीज है। खुशबख्त इतना ही कहकर खामोश हो रही। तब ही अरगमान सर के बाल छटकता हुआ बरामदे में आया और वहीं ठिठक गया। क्या ये मेरा तखील है? वो हर पल खुशबू की तरफ उसके साथ ही होती थी, जिसे हर बरसती बारिश में से रेस्तरां और फ्लावर शॉप पर ढूंढना करता था। वही जिसके नाम उसने अपनी हर शाम लिखी थी। वही जिसकी खातिर उसने अपनी जज़्बे के हर लम्हे को संभाल रखा था। और अध खुले गुलाब की कहानी, खालिश लम्हों जैसी अनमोल लड़की। ये ख्वाब था या गुमान, ये शराब था या हकीकत? अरे तुम अरीज को खुशगवार सी हैरत हुई। खुशबख्त ने उन दोनों को देखा। अर्गमान, ये अरीज है, हमारी बहन। अर्गमान को लगा हज़ारों बम हैं जो उसके वजूद के अंदर फटे थे। उसने वहीं खड़े अपने वजूद को रेजा रेजा होकर बिखरते देखा। किसी ने हाल पूछा था हमारा। किसी आखिरी बस जा रही थी। कोई स्टॉप पर तन्हा खड़ा हुआ। मुसलसल रात गहरी हो रही थी। हमारा हाल ऐसा है, समझ लो। किसी को कोई याद आता ही नहीं हो, किसी को कोई शय भाती ही ना हो, किसी को कोई भी अपना ना हो, किसी का कोई भी साथी ना हो। हमारा हाल ऐसा हो गया कि जैसे अपना सब कुछ खो गया है। शगुफ्ता नाव डोली जा रही है, अभी नहीं उभरा भूर में चौंक गया। भूर को जब जब कोई साहिल समझ ले, कोई मक्तल को ही मंजिल समझ ले, वही अपना हाल दिल समझ। हमारा हाल ऐसा है, समझ लो। न जाने मैं कहाँ खड़ा हूँ, शायद ज़मीन के आखिरी किनारे पर। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर अपने डोलते वजूद को संभालने के लिए सूरज नहीं थाम सकता। सूरज जो मेरे इतना करीब है कि मैं पिघल कर अपने कहीं कदमों में आ पड़ा हूँ। अभी कुछ लम्हे पहले मुझे मेरे होने का एहसास हुआ था। मैं वहीं खड़ा था अपने ध्यान की सड़क पर, फ्लावर शॉप के सामने बरसती बारिश में भीगता हुआ। बारिश जो खुशबू बरसाती है बहुत से फूलों में, एक अधखुला गुलाब, मेरी मासूम पाकीज़ा मोहब्बत की अलामत। मेरा मगर क्या हुआ? क्या आसमान की खोंक बचर गया? अधखुला गुलाब मेरे ही कदमों तले आकर रोंदा गया।
मैंने पानी आंखों से फ्लावर शॉप को भर भर चलते देखा, क्योंकि मैंने उसे तीसरी बार अपने घर में देखा और किसी किस रूप में देखा। एक पल को मेरा दिल चाहा मैं खुदकुशी कर लूँ, मगर मैं अब भी जिंदा हूँ और बेहद खुश थी। ऐसे लगा ज़मीन और आसमान उसकी दस्तरस में आ गए हों। उसने पहली बार खुशी के एहसास को छूकर महसूस किया। वो वहाँ से कभी वापस ना आती, मगर बाबा ने कहा वो रात यहाँ रुक गई तो मम्मी परेशान होगी। वो कहना चाहती थी कि मम्मी परेशान नहीं होती, उन्हें तो खबर भी ना होगी कि रीछ घर लौटी है थी या नहीं। मगर वो खामोश होकर लौट आई थी। सारी रात हमारे खुशी की उसे नींद ना आई। उसका दिल चाहता था वो एक एक को पकड़ के बताएगा उसके अपने मिल गए हैं। अब अगर वो यहाँ से बेदखल भी करती चाहे तो वो अकेली नहीं होगी। बहुत से लोग हों उसे सहारा देने के, उसके अपने लोग, उसका बाप, उसकी बहनें, उसका भाई। हालांकि अरगुमान का रवैया खासा हौसला शिकन था, जबकि वो खुद खुशी से उछल ही तो पड़ी थी जब उसने अरगुमान को वहाँ देखा। मगर वो टिटकी बांधे से देखता रहा। और जब खुशबख्त आपी ने कदरे हैरत से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो बहन? उससे आपी का सवाल गोया सुना ही नहीं, बस तेरे लब दोहराया था। बचपन में बाबा ने उसे किसी बे औलाद जोड़े को दे दिया था। उन्होंने बेहद आजकी से बताया तो जहाँ एनी ने हाथ में पकड़ी प्लेट वापस टेबल पर रखी थी, वहीं वो एकदम मुड़ा और लंबे लंबे ढक पड़ता बाहर निकल गया। उसने घबरा कर खुशबख्त की समय देखा, वह गड़बड़ा सी गई। अचानक इंकशाफ हुआ है ना, बाद में आएगा तो तुमसे ठीक तरह मिलेगा। तुम लो ये। उन्होंने बात बदली थी, मगर वो शाम ढले तक नहीं लौटा था। बाद में बाबा अभी आगे एनी अच्छी खुशमजाज लड़की थी। अरीज को लगा उसकी एनी के साथ दोस्ती हो जाएगी। नूर से अभी वो मिली मिली ही नहीं थी और अरगमान दोस्तों की तरह निकल गया होगा। उसके पूछने पर बाबा ने इत्मीनान से जवाब दिया। अगली सुबह उस समय वार्डरूम खोला, उसके पास चंद ही शलवार सूट थे। उसने गरे सूट निकाल कर पहन लिया, बालों की समेट को क्लब किया और बिना मेकअप के निकल आई। जहाँ वो जा रही थी वहाँ उस मसनूई लवाजमात की जरूरत ना थी। वो दरवाज़ा खुशबख्त ने खोला। उसे देखकर मुस्कुरा दी। पापा को यकीन था कि तुम सुबह ही आ जाओगी, और वो भी बिना नाश्ता किए। अच्छा, वो हंसती फिर बैठक के बंद दरवाजे की तरफ देखकर पूछने लगी, कहाँ है बाबा? स्कूल गए हैं। हालांकि जब से अरगमान की जॉब हुई है वो यही कहता है कि रिटायरमेंट ले लें, मगर बाबा बस जिद है कि कबले अज वक्त रिटायरमेंट नहीं ले। एनी और नोमी चले गए यूनिवर्सिटी और स्कूल, और वो उसे लेकर किचन में चली आई। क्या लोगी तुम नाश्ते में, पराठा या डबल रोटी? उन्होंने फ्रिज खोलते हुए पूछा। कुछ भी दे दें, पराठा बना दें, उसने फरमाइश की। उन्होंने फ्रिज से आटा निकाल कर बाहर रखा। पहले मैं अरगमान को दलिया दे आऊँ। उन्होंने एक प्याले में दलिया निकालते हुए तो कहा तो वो चौंक गई। अरगमान घर पर है? हाँ, उसे बुखार है, खुशबख्त ने बताया। फिर कदर छिनचला कर बोली, एकदम अहमक है, कल सारी रात बारिश में भीगता रहा। मैं भी उसे देख लूँ? अरीज पदरे पर शांत सी होकर उसके साथ अरगमान के कमरे में आई। वो उस आंखें मूंदे लेटा था। आहट पर आंखें खोलकर देखने लगा। अरीज को देखकर उसकी आंखों की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। कैसे हो अरगमान? उसने मुस्कुराकर पूछा। बीमार हो गए? उसके करीब आई और दूसरे पर उसका हाथ अरगमान की पेशानी पर था। अरमान को लगा उसकी पेशानी पर चलते हुए अंगारे पड़े हैं। उस शरीर की कलाई को झटका कर हाथ हटा दिया, तेजी से करवट बदल ली। अरे शिद्दत से रहकी खुशबख्त दम बहूद रही। फिर एकदम संभल कर बोली, बीमारी में यूं ही चिड़चिड़ा और बदमसाज हो जाता है। उन्होंने तंबी की लगाहों से अरमान को घूरते हुए अजीज को वजाहत दी, जिसका चेहरा एकदम फक हो गया था। उठो अरमान, दलिया खा लो। मुझे नहीं खाना। उसका लहजा सख्त बेजार था। फजूल बातें नहीं, एक तो ओट पर टांग हरकतें करते हो और फिर नखरे भी। किसने मशवरा दिया था सारी रात बारिश में नहाने का? मुझे तो एनी ने सुबह बताया, वरना उसी वक्त पिटाई लगाती। रखते आप ही खा लूँगा। बता नहीं, वह तो हमेशा इतनी शराफत से आती कि डांट कर खा लेता था या रीछ के सामने ही खामोश था। खुशबख्त ने प्याला मेज़ पर रख दिया। ज़रूर खा लेना, मैं अभी आती हूँ। आओ रीछ, तुम्हें नाश्ता बना दूँ। वो कुछ खामोश से उनके साथ चली आई। खुशबख्त ने फ्रिज से वही अच्छा दही का प्याला और जैम निकाल कर टेबल पर रखा। पहले हम लोग दस्तरखान पर ही नाश्ता करते थे। अरकमान को पे मिली तो सबसे पहले ही ये नाश्ते की टेबल खरीद लाया। उन्होंने बेड़ा बनाते हुए कहा। अरीज कुछ खामोश ही रही। उन्होंने पलट कर देखा और फिर उसे यूं ही दरवाजे के साथ टेक लगाया। कुछ सोचते पाया तो कहने लगी, खड़ी क्यों हो अरीज, बैठो ना। वो खामोश से आकर बैठ गई। हालांकि उसका दिल अब नाश्ता करने को नहीं चाह रहा था। इतने लोगों की मोहब्बत के दरमियान उस एक शख्स की बेइतनाई ने उसे अफसरदा कर दिया था, जो उसका इकलौता भाई था। आपी ने पराठा और गरम सालन उसके सामने रख तो वह बेख्तियार पूछने लगे, अरमान को क्या को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? खुशबख्त ने नीली आंखों की साफ सतह पर गम की लकीरें देखी। पागल, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना, बीमारी में यूं ही बदमसाज होता है। अगर बाबा को पता चला ना तो देखना कैसे कान खींचेंगे। अरे नहीं बाबा, आप ही बाबा को मत बताइएगा, उस तरह वो तो मुझसे और भी जड़ जाएगा। वो फ़ौरन बोल उठी तो खुशबख्त हंस पड़ी। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। आपकी खूबसूरती का लफ्ज़ तो तुम पर ख़त्म होता है मेरी जान। खुशबख्त ने उसकी ठोड़ी छूकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो छेम सी गई। लेकिन अब तुम ऊपर पराठा ठंडा कर रही हो,
कहो तो ऑमलेट बना दूँ? नहीं आप, ये काफ़ी है, ऑमलेट तो मैं यूँ भी नहीं खाती। अच्छा मैं देखती हूँ कि रोमान में ने दलिया खाया या नहीं। अगर मैं ना हूँ तो ये लड़का तो बस, आपका घर कहाँ है अप्पी, मेरा घर? वो एकदम चुप हुई, फिर मुस्कुरा कर पूछने लगी, क्यों? ये मेरा घर नहीं है, मेरा मतलब है मेरे शौहर का घर। उन्होंने बात कतः की, आप ही का होगा। हाँ शायद। उनका लहजा अजीब सा हो गया, फिर लहजा बदलते हुए बोले, उसी शहर में है आप कितने दिनों के लिए आई हैं? उसे खुशबख्त में माँ जैसी मोहब्बत और शफ़क़त महसूस हुई। पता नहीं उनका चेहरा तारीक सा हो गया, क्या मतलब? तारक अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर बाहर गए हैं, मैं यहाँ आ गई। आपके ससुराल में कोई और नहीं है? नहीं। वो जल्दी से खड़ी हो गई, मैं अर्गवान को देख लूँ। यूँ लगता है कुछ वक्त आप ही अपने घर में खुश नहीं है। अरीज को ये सोचकर ही दुख हुआ था। तो ये था आज के नॉवल के पार्ट का। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल आगे सब्सक्राइब नहीं किया तो कौन लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल सबसे पहले। लेकिन आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।